हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक प्रवक्ता स्क्रीनिंग की नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से एक या दो या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। देखिए, इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता दोस्तों वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल उपभोग के लिए वस्तु को खरीदता है, ओके, या सेवा प्राप्त करता है। ठीक, इसमें उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों जो पुनः विक्रय के लिए वस्तु को खरीदता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप कोई वस्तु को अगर आप खरीदते हैं और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, या फिर आप कोई सेवा का इस्तेमाल या उपभोग करते हैं, तो आप उपभोक्ता हैं। ठीक है ना, यानी कि आप कंज्यूमर हैं। ठीक, लेकिन अगर आप किसी वस्तु को खरीद के उसको दोबारा बेच रहे हैं, यानी कि जैसे कोई दुकानदार है, तो आप यानी कि जैसे आप थोक विक्रेता से आपने कोई वस्तु खरीदी और उसके बाद आप उसको दोबारा से पुनः विक्रय कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे दोस्तों? विक्रेता कहलाएंगे या आप सेलर कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी आप दुकानदार कहलाएंगे। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल और उपभोग के लिए वस्तु को खरीदता है। ठीक, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दोस्तों उपभोक्ता सशक्तिकरण। देखिए, उपभोक्ता सशक्तिकरण का मतलब क्या है? देखिए, उपभोक्ता सशक्तिकरण का मतलब होता है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विषय के प्रति क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए। तभी उपभोक्ता का क्या हो सकता है दोस्तों? सशक्तिकरण हो सकता है। क्योंकि अगर उसको उपयुक्त जानकारी नहीं होगी या शिक्षा का अभाव नहीं होगा, तो वह निर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसके अतिरिक्त अगर आप दोस्तों अगर उसको जागरूकता नहीं है, तो उपभोक्ता को क्या किया जा सकता है भाई? नकली ब्रांड, निम्न गुणवत्ता उत्पाद या अनुपयुक्त कीमत या विभिन्नताओं की कमी आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों अगर उसको कोई सेलर है वो नकली ब्रांड दे सकता है या ऐसा प्रोडक्ट दे सकता है जिसकी क्वालिटी लो हो, ठीक है ना, या उसको हो सकता है कि जितना उसका दाम नहीं बनता है उससे ज्यादा उससे दाम लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी समस्याओं का सामना भी करना उसको पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए उपभोक्ता को क्या होना चाहिए दोस्तों? जागरूक होना चाहिए। ठीक, तो जागरूक का मतलब क्या होता है कि उसको खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिम है, जैसे कि भाई बिक्री के तरीके हैं, समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन के माध्यम से उसको जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, या उत्पादन को बेचने से संबंधित जितनी भी समस्या है उनकी उसको शिक्षा होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति भी ज्ञान होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों उसको अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, कि वह अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करे, इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग ना करे जो अपव्यय या हम कह सकते हैं कि भाई पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम दोस्तों इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया दोस्तों कि उपभोक्ता क्या होता है। ठीक, अब यहां पर कुछ फैक्ट्स जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 में आया था, जिसको ही हम बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है ना, उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें दोस्तों अगर विश्व की, तो विश्व में अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ठीक है ना, भारत में दोस्तों यह पहली बार 2000 में मनाया गया था। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी यहाँ पर एक फैक्ट है। 15 मार्च 1962 को जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमति दी गई थी। तो इसी दिन से
उपभोक्ता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि आपका मार्च में ही लेक्चरर का पेपर है और 21 मार्च को आपका पेपर है, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना लगती है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका 1986 वाला जो विधेयक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता जो आपका विधेयक है, ठीक, और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसमें 1993 और 2002 में कुछ संशोधन भी किए हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं उपभोक्ता की, तो इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई। इंडिया में अगर हम बात करें तो जीआरडी टाटा थे, इनके नेतृत्व में कुछ लोगों ने 1966 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए केयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की थी मुंबई में, ठीक है ना, कि कैसे कैसे भाई हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण के प्रति लोग जागरूक हुए। तो जो जेआरडी टाटा थे, इनके नेतृत्व में 1966 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए केयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ग्राहक पंचायत की स्थापना की गई, जो कि एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में था। इसकी स्थापना दोस्तों बीएम जोशी ने 1974 में पुणे में की थी, ठीक है ना। इसकी देखिए अगर हम बात करें, कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जिसमें कारावास का भी प्रावधान किया गया, जैसे धारा 27 है, धारा 25 है, ठीक। धारा 25 में तो कुर्की का आदेश दे दिया जाता है, ठीक है ना, अगर आप आदेशों का पालन नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों, उसकी धारा 27 में कारावास और धारा 25 में कुर्की का प्रावधान किया गया है, अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है शिकायत की। शिकायत कौन करता है और कैसे की जाती है, ठीक है ना। 1986 की बात चलिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की अभी सारी की सारी बात चल रही है, क्योंकि यह टॉपिक आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग के कोर्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर पूरा जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद लेकिन हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि भाई शिकायत कौन करता है। देखिए शिकायत सबसे पहले तो या तो स्वयं उपभोक्ता करेगा, या फिर कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 या कंपनी अधिनियम 1951 या फिलहाल कोई भी लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है। तो आप इसको दो पॉइंट को ध्यान में रखो। जैसे कि सपोज करो आप उपभोक्ता है, तो आप या तो खुद शिकायत कर लो, या फिर आप किसी एक संगठन के पास चले जाओ कि भाई मेरे संग ये सब चीजें हो गई हैं, और अब वो आप संगठन आपके बदले में क्या करेगा, शिकायत दर्ज करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है, वो पंजीकरण अधिनियम जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 या फिर कंपनी अधिनियम 1951, इसमें वो पंजीकृत होना चाहिए, तभी जाके वो शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब भाई शिकायत कैसे करेंगे। शिकायत आप क्या करो, सादे कागज पे शिकायत हो जाती है, ठीक। क्या करना है, जैसे शिकायत करता है जो शिकायत करने वाला है और जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है, आप उसका नाम का विवरण लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, शिकायत से संबंधित तथ्य लिखेंगे, और यह कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ आदि का विवरण लिखेंगे। शिकायत में उल्लिखित जो भी आप उस पर आरोप लगा रहे हो, तो उसके समर्थन में आप दस्तावेज देंगे, ठीक है ना, यानी आप एनेक्चर लगाएंगे। और उसके साथ ही जो प्राधिकृत एजेंट है जो कि उसको बेच रहा है, जिसके द्वारा आपको उत्पाद बेचा गया है, उसके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें दोस्तों नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में समझ में आ गई, ठीक। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें वकील की आवश्यकता नहीं है और नाम मात्र का न्यायालय शुल्क इसमें लिया जाता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो 1986 के में दोस्तों देखिए दोस्तों, जब शिकायत की जाती थी तो जो मामले थे वो जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में बांटे गए थे। देखिए दोस्तों, अगर 20 लाख रुपए तक की आपके संग अगर धोखाधड़ी हुई है, तो आप यानी 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक के मामले जिला फोरम में जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो मामले हैं, यानी जो भी आपकी शिकायतें अगर 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हैं, तो वो राज्य आयोग को जाती है, और 1 करोड़ से जो अधिक की शिकायत है वो राष्ट्रीय आयोग में जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए क्षतिपूर्ति किस तरह की जाती है, जैसे क्या क्या क्षतिपूर्तियां की जा सकती हैं। देखिए सपोज करो प्रदाय सामान जो कि आपको प्रदान किया गया है, अब नहीं बेचा गया, तो उसमें अगर वो कोई खराबियां हैं तो उसका व्यय, ठीक। अगर आप खराबी है तो आप उसको चेंज करिए, यानी अगर वो सामान खराब है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सामान को बदलना, ठीक। अगर आपका जो सामान है, या तो आप खराबियों को दूर करो, मतलब उसको ठीक करके दो, या फिर आप सामान को बदलो, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट नहीं चाहते, तो आप क्या करो भाई, चुकाए गए मूल्यों को आप वापस देने
वापस दे दो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई हानि या चोट आती है तो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति है, कि अगर सपोज करो आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिससे कि आपको कोई चोट लग गई या हानि हो गई क्योंकि सामान खराब था, तो उसके लिए भी आपको क्या मिलती है दोस्तों, क्षतिपूर्ति मिलती है, ठीक है ना। सेवा में अगर कोई त्रुटियां हैं या कमियां है तो उसके हटाने के साथ साथ जो भी आप न्यायालय जाएंगे तो आप वाद करेंगे, यानी आप केस करेंगे, तो उसका भी आपको व्यय दिया जाता है। तो ये सारे इसमें प्रावधान है दोस्तों क्षतिपूर्ति के। समझ में आ गया ना दोस्तों कि क्या करना है, कि सामान अगर आपका खराब हो गया तो आपको खराब सामान ठीक भी किया जा सकता है, अगर वो ठीक नहीं है तो आप सामान बदल सकते हैं, अगर आप सामान बदलना नहीं चाहते तो आपको उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको सामान से अगर आपको चोट भी लगती है या कोई हानि पहुंचती है तो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति मिलती है, आपको पैसा मिलता है। सेवा, अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं या कमियां हैं तो उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सपोज करो जब आप कोर्ट गए तो आपके कोर्ट में आप जाओगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, तो जो पैसा है उसकी भी आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो ये है दोस्तों क्षतिपूर्ति, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे, 1969 में आया था। देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपके भ्रमित करने वाले झूठे विज्ञापन है उसको आधार बनाकर शोषण करने की प्रवृत्ति कई सारे व्यापारियों में दिखाई देती है, ठीक। होता क्या है कि असंभव सी बातों की गारंटी देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आपने फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा कि भाई काले काले को आप एकदम गोरा बना दे रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से भाई जो प्रचारित वस्तु है उसकी भी कभी कभार गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन उसका मूल्य अधिक ले लिया जाता है, जितनी उसकी क्वालिटी नहीं होती उससे ज्यादा उसका मूल्य लिया जाता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि भाई एकाधिकारिता का लाभ उठाकर अधिक मूल्य ले लिया जाता है। कहने का मतलब है कि आपके मार्केट में आपको पता है कि बस मेरे प्रोडक्ट के अलावा कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो मैं अपने जितनी मर्जी हो उसका दाम बढ़ा दूं। जैसे अमूल मक्खन है, अमूल मक्खन आप सभी खाते हैं तो एकाधिकार है, लेकिन इसी जो आपका एमआरटीपी एक्ट है इसके कारण ही वहां पर क्या होता है, ये सब इनको क्या करते हैं, अपने दाम को एकाधिकारिता को इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। वरना तो क्या है कि भाई अमूल मक्खन तो ये सोचेगा कि भाई मेरा मक्खन है, इसके अलावा तो लोग कोई मक्खन खाते भी नहीं है, ना मेरे कोई कंपटीशन में है, तो मैं काम करता हूं भाई अभी 48 रुपए की टिक्की बेच रहा हूं, 100 रुपए की बेचता हूं, 100 ग्राम जो मक्खन है वो 200 का कर देता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कई बार क्या करते हैं लोग दोस्तों, एकाधिकारिता का भी कई लोग लाभ उठा देते हैं, ठीक। तो यहां पर ये चीज है कि जो एमआरटीपी एक्ट है यहां पर आप एमआरटीपी कमीशन में इस तरह की शिकायत की जाती है, तो एक्चुअली ये क्या करता है, इन लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, 1969 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में संशोधित हुआ था और 2002 में वो क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है ना। तो 2002 में जो पारित हुआ था वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। देखिए इसमें जो संशोधन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, 1993 और 2002। तो 2002 वाला जो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात कर लेते हैं। जो 2002 वाला जो संशोधन किया गया है, राष्ट्रपति ने इसको 22 दिसंबर 2002 में अपनी अनुमति दी है। तो इसमें जो सबसे सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता। 1986 में जब ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों आया था तो इसमें सारे प्रावधान तो किए गए, लेकिन इसमें उपभोक्ता जागरूकता का प्रावधान नहीं था। देखिए दोस्तों, आपको कोई चीज दी गई है, सपोज करो मैं आपको बंदूक दे देता हूं, लेकिन आपको बंदूक चलाना ही नहीं सिखाऊंगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप कैसे उस बंदूक को चलाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये भी एक शस्त्र है आपके हाथ में, लेकिन इस शस्त्र को चलाना भी तो आना चाहिए ना, लोगों को पता भी तो होना चाहिए। आपके लिए जो अधिकार बने हुए आपको उन अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उनका यूज कैसे करोगे ना। तो उपभोक्ता जागरूकता का मतलब वही है कि भाई उपभोक्ता को इसके बारे में बताना कि भाई आपके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नाम का अस्त्र आपके लिए बना हुआ है ताकि आपका कोई शोषण ना कर ले। तो उपभोक्ता जागरूकता में दोस्तों क्या होता है कि उपभोक्ता को लाभ तभी मिलेगा जब उपभोक्ता शिक्षित, जागरूक और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ने हेतु तैयार हो, और शिक्षित करने के अभियान को इस शासन ने चलाया गया। तो उस समय पे आपने देखा होगा कि भाई जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो करके कई सारे जो टीवी में ऐड भी आते थे काफी ना। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई उपभोक्ता को में के अंदर जागरूकता लानी है कि उसके ये अधिकार हैं और आप ये कर सकते हो अगर आपका शोषण होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में लागू हो गया है। यह नियम दोस्तों 1986 वाले नियम को प्रतिस्थापित करेगा। वैसे देखा जाए तो ये काफी कुछ इसमें मिलता जुलता है, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अधिकारों में उल्लंघन और संस्थान द्वारा दी गई शिकायतों की जांच होगी। इसमें असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस देना व कार्रवाई करना भी आएगा। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, जो कि होती भी आई है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों जो पॉइंट है वो है ई कॉमर्स और अनुचित व्यवहार पर नियंत्रण। देखिए दोस्तों, आज के समय पे हम ई कॉमर्स का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लाइक हम अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनसे हम काफी चीजें ऑनलाइन से मंगाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, काफी धोखाधड़ी हो जाती है ना। तो यहां पर हम कहां जाएंगे, तो यहां पर इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है, 20 जुलाई 2020 से देश में लागू हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रहे दोस्तों, यह नियम अनिवार्य होता है। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, यह नियम अनिवार्य है, ये कोई परामर्श नहीं है। इसके लिए जो आपका जो सेवा प्रदाता कंपनी है या आपके जो भी व्यापारी हैं, इनको ये नियम मानना पड़ता है, ये इनके लिए कोई परामर्श नहीं है, ठीक है ना। तो अब सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ई कॉमर्स नियम 2020 इसको माना गया है। इसी के अंतर्गत है दोस्तों सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ई कॉमर्स पर एक तरीके से लगाम लगाता है कि यहां पर कहीं कि कोई जो उपभोक्ता है उसका कहीं शोषण ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटीज की भी बात करी गई है, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और भी कुछ इसके प्रावधान हैं, वैसे हम उसके बारे में भी आगे डीपली डिस्कस करने वाले, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं, फिर भी इनको देख लेते हैं। मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा की बात करी गई है। मध्यस्थता के लिए एक संस्थागत व्यवस्था भी की गई इसमें, ठीक है ना। उपभोक्ता विवाद समायोजन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, ठीक। और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी गठन किया गया, जिसमें 5 लाख तक कोई शुल्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक उपभोक्ता कल्याण कोष है। जैसे सपोज करो आप इलेक्ट्रिक रूप से कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से आकर कोई आप शिकायत करते हैं तो उसके लिए एक शुल्क आपको पड़ता है, तो शुल्क को उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है, इसका प्रावधान है, ठीक है ना। इसमें लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर मैंने हाईलाइट किए हैं, आप इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान में रहे कि दोस्तों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ साथ उनके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में सहयोग करता है, ठीक है ना। तो कैसे करेगा ये, इसने सबसे पहले देखिए दोस्तों इन्होंने किया है उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मतलब यह है दोस्तों, यह अधिनियम एक परामर्श निकाय के रूप में, देखिए यह जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उपभोक्ता संरक्षण परिषद की इसकी स्थापना करता है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीसी, ठीक है ना, उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है ना, यानी कि सीपीसी उपभोक्ता संरक्षण परिषद। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया है, यानी इनके गठन की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि ये दोस्तों जो सीपीसी होती है ये जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित की गई है, ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है ना। तो इन जो परिषद होते हैं ये उपभोक्ता के अधिकार को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के संबंध में दोस्तों क्या करती हैं, परामर्श देती हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण परिषद सीपीसी, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो होता क्या है कि जो केंद्रीय परिषद है, इसमें जो दोस्तों जो एक केंद्रीय वाली जो परिषद होगी और जो राज्य वाली परिषद होगी, इनके जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना, वो कौन होंगे, वो होंगे उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय और राज्य मंत्री, ठीक है ना। जो केंद्रीय सीपीसी होगा वो उपभोक्ता मामलों में जो केंद्रीय सीपीसी होगा दोस्तों, उसका जो अध्यक्ष होगा वो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्री होगा, ठीक। और जो राज्य सीपीसी होगा वो क्या होगा, वो कौन होगा दोस्तों, जो राज्य में उपभोक्ता मामलों का मंत्री, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन बचा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाला यानी जिला वाला। तो जिला वाले का कौन होगा, जिला कलेक्टर यानी डीएम, ठीक। तो वो इनके अध्यक्ष होंगे, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे ना दोस्तों समझ में सीपीसी क्या है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा क्या, किसके गठन का प्रस्ताव किया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीसीपीए के गठन का इसमें दोस्तों प्रस्ताव किया गया, ठीक है ना, यानी इसमें सीसीपीए का गठन किया गया, ठीक। तो एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का रेगुलेटर है, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक।
तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है, एडा होती है, IRDA, ठीक। तो ये इसी तरीके से आपकी क्या है, इसकी एक रेगुलेटिंग बॉडी है। पहले आपकी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं हुआ करती थी इसमें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई रेगुलेटिंग बॉडी या कोई विनियामक नहीं था, ठीक। तो ये आपकी क्या है, एक तरीके से इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। जैसे सपोज करो आप दोस्तों, जैसे बैंक होता है ना, बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, RBI है, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी जैसे जो स्टॉक मार्केट है या सपोज करो आपकी जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार की रेगुलेटरी कौन होती है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। तो जैसे शेयर मार्केट की भी रेगुलेटरी होती है, जो उसको क्या कहते हैं, शेयर बाजार को आपका रेगुलेट करती है, ठीक। तो इसी तरह से आपकी जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, वो आपका जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका दोस्तों गठन किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यह क्या करता है दोस्तों, प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यवहार व भ्रामक विज्ञानों से संबंधित मामलों की जांच करेगा, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ई-कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम। तो देखो इसमें आपका क्या है कि जो अधिनियम के तहत सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो ई-कॉमर्स नियम है 2020, इसमें अधिसूचित करेंगे। तो इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, ई-कॉमर्स संरचनाओं में उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, ठीक है ना। और जो भुगतान के तरीके और या फिर जो शिकायत निवारण तंत्र है और उत्पत्ति के स्थान पे संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई जैसे जब भी हम कोई ई-कॉमर्स जो उत्पाद खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे रिटर्न हमें पैसा है या रिफंड के बारे में या एक्सचेंज के बारे में, इनके बारे में क्या होता है दोस्तों, ई-कॉमर्स जो भी कंपनी है या ई-कॉमर्स संरचना है, इसको हमें क्या करना होगा, इन सब के बारे में जानकारी देनी होगी, ठीक है ना। और जो ये प्लेटफॉर्म है, जितने भी आपके ई-कॉमर्स लाइक जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो इनको 48 घंटे के भीतर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा, ठीक है। और शिकायत प्राप्त करने की जो तिथि है उससे 1 माह के अंतर्गत, 1 मंथ के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा, ठीक है ना। तो जो ई-कॉमर्स कंपनी है, इनके लिए यह नियम 2020 वाला अधिसूचित किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, इसके आने की संभावना भी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि ई-कॉमर्स पर इससे पहले कोई नियम नहीं था, ठीक। 1986 वाला जो नियम था उसमें ई-कॉमर्स उस समय तो होता ही नहीं था। ई-कॉमर्स हम खरीदते खाते फ्लिपकार्ट और अमेजन का यूज करते थे। आज के जमाने में ई-कॉमर्स में भी बहुत धोखाधड़ी होती है। तो इनको क्या करना है, अपनी प्रोसेस के बारे में बताना है कि कैसे हम रिटर्न करेंगे कोई चीज, रिफंड कैसे करेंगे, कोई चीज रिप्लेस कैसे करेंगे, ठीक है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, डिलीवरी कैसे होता है, शिपमेंट कैसा होता है, भुगतान के तरीके कैसे हैं। तो इन सबको बताना होगा, इनको आज जानकारी देनी होगी कि ये क्या होगा। और फिर मैंने बोला कि 48 घंटे के भीतर कोई भी उपभोक्ता है अगर वो शिकायत करता है तो उसको सुनना होगा और 1 मंथ के अंतर्गत उसको क्या होगा, शिकायत का निपटारा करना होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है जो कि 2019 के प्रावधान में है कि भाई उत्पादन की जिम्मेदारी से मतलब है दोस्तों, उत्पादन के जो विनिर्माता होते हैं या सर्विस प्रदाता या विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि अगर वो किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाली नुकसान या क्षति है तो उसके लिए वो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कि जो भी आपका विनिर्माता है या सर्विस प्रोवाइडर है या आपका कोई सेलर है, ठीक है ना, तो ये अगर वो कोई खराब वस्तु देता है या कोई खराब सेवा प्रदान करता है तो उससे अगर कोई जो कंज्यूमर है अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है या कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए वो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देगा। तो ये आता है दोस्तों उत्पादन की जिम्मेदारी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी कि CDRC। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अभी तक इससे पहले क्या होता था कि आप जिला फोरम में शिकायत करते थे, आप राजकीय आयोग में, और इसके अलावा क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग था। अब इसके बदले हैं आपके उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी कि CDRC। तो इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों जो जिला है, राज्य है और राष्ट्रीय स्तर पे उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, इन आयोगों का गठन किया गया है। CDRC का मतलब होता है दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है ना। तो इनका गठन किया गया है, ठीक। तो इन आयोगों में उपभोक्ता अनुचित और प्रतिबंध तरीकों से व्यापार या फिर आपका कोई दोषपूर्ण वस्तुएं सेवाएं हैं या फिर कोई गलत तरीके से या अधिक
कीमत वसूलने से संबंधित आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर आप इसमें होते हैं 3, जिला सीडीआर, राज्य सीडीआर और राज्य सीडीआर। अगर आपको जिला सीडीआर के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इसके फैसले के खिलाफ कहाँ जाएंगे? राज्य में। अगर राज्य के फैसले के खिलाफ संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय में। ठीक है ना। तो और इसके बाद अगर जो अधिकतम, जो हम कह सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। यानी इसके बाद अगर आप यहाँ भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं तो भाई जो लास्ट में जो फैसला होगा उसका एकाधिकार किसके पास होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है ना। तो पहली मैंने बोला जिला सीडीआर, जिला सीडीआरसी, राज्य सीडीआरसी और राष्ट्रीय सीडीआरसी। अब देखो दोस्तों, पहले जिला फोरम में क्या होता था कि आप, अभी हमने डिस्कस किया था कि 20 लाख तक के मामले आप सुन सकते थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इनके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया। देखिए इसमें अब आप 1 करोड़ तक का मामले सुने जा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला, इसमें जो राज्य सीडीआर है, राज्य सीडीआरसी है, राज्य सीडीआरसी में दोस्तों 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई होगी। 1 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय सीडीआर है उसमें 10 करोड़ से अधिक के मामले। ठीक हो गया ना। तो अब 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से अधिक। ठीक है ना। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखनी है। ठीक। तो उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी कि सीडीआरसी, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था। ठीक है ना। तो नए अधिनियम में प्रारंभिक निपटान की गुंजाइश की स्थिति में मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ठीक है ना। तो मध्यस्थता से होने से क्या होता है दोस्तों? निपटान के विरुद्ध में कोई भी अपील नहीं किया जा सकती थी। यानी आप मध्यस्थता कर लो कि आप पहले से ही आप क्या कर लो, अगर आप सपोज करो मेरे को कोई डिस्प्यूट है, मतलब मैंने कहा कि भाई ये चीज़ खराब है, तो मेरे पहले से ही क्या है, एक मध्यस्थता के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की है कि जो पहले से आपका क्या हो जाए कि मैं इससे पहले कि उसके खिलाफ कोई अपील करूं तो उससे पहले वो क्या कर ले, मध्यस्थता कर ले। समझ में आ रहा है ना कि मतलब यार आपस में मामला सुलझा लो। ठीक। तो इस तरह से मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था भी की गई है। ठीक। इसके बाद दोस्तों एक और चीज ये है, इसका नाम है दंड एवं उपचार के प्रावधान। दंड एवं उपचार के क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं इसके बारे में भी हम दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई दोस्तों राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसको 6 मंथ, ठीक है ना, 6 मंथ की कारावास हो सकती है। ठीक है ना। और इसके अलावा 20 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है ना। या फिर एक काम करेंगे कि दोनों भी हो सकता है। ठीक है ना। 6 महीने की कारावास भी हो सकती है और 20 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई दोस्तों भ्रामक और झूठे विज्ञापन, ठीक है ना, दिखाता है तो उसके लिए कोई जो विनिर्माता है उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कितने तक का दोस्तों? 10 लाख का, और 2 साल की कारावास हो सकती है। ठीक है ना। अब सपोज करो कि इसके बाद भी उसने अपराध किया, जिसने माना सपोज करो भ्रामक और झूठे विज्ञापन दिखाए, इसके बाद भी उसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो उसको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है ना। और 5 वर्ष की अधिकतम कारावास हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि वैसे अगर कोई राष्ट्रीय आयोग के आदेशों को नहीं मानेगा तो उसको 20 लाख रुपए का जुर्माना है और 6 माह की जेल है। ठीक। लेकिन अगर कोई भ्रामक और झूठे विज्ञापन दिखाता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की कारावास है। और उसके बाद भी अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है तो भाई 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 वर्ष का कारावास हो सकती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे अगर कोई मिलावटी उत्पाद बेचता है या विनिर्माण या बिक्री, स्टोरिंग, वितरण, इससे संबंधित कोई भी अगर आपके कुछ डिस्प्यूट आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर उपभोक्ता को क्षति हो गई, माना कोई आपने कोई एक ऐसी मिलावटी चीज़ बेच दी जिससे भाई उपभोक्ता का स्वास्थ्य खराब हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया माना, ठीक है ना, तो आपका जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए हो सकता है। ठीक है ना। और 6 माह तक की कारावास हो सकती है। ठीक है ना। अगर उपभोक्ता को सपोज करो सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूं, अगर सपोज करो उपभोक्ता को कोई क्षति नहीं हुई है तो 1 लाख का जुर्माना है और 6 माह तक की कारावास है। ठीक है ना। लेकिन अगर उपभोक्ता को क्षति हो गई तो तब आपका क्या होगा, 3 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की कारावास हो जाएगी।
ठीक है ना। यानी कि अगर आप कोई मिलावटी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो अगर पता लगता है कि भाई इसमें मिलावट है तो फिर जुर्माना होगा 1 लाख का, ध्यान में रहे। और इसके अलावा 6 माह की कारावास, 6 मंथ की कारावास। लेकिन अगर उपभोक्ता को क्षति हो गई, यानी कि उसके तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, तो तब आपका जो जुर्माना है वो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख हो जाएगा और 1 वर्ष की कारावास हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर उसको दोस्तों गंभीर चोट पहुंच गई तो जुर्माना भाई 5 लाख पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और 7 वर्ष की कारावास हो जाएगी। ठीक। और अगर उससे मृत्यु हो गई तो मृत्यु में तो आपको भाई 10 लाख रुपए का जुर्माना है और न्यूनतम 7 साल की सजा है और ये अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अगर कोई मिलावटी प्रोडक्ट बेचता है या विनिर्माण से संबंधित कोई भी अगर आपकी शिकायत अगर आती है तो अगर उपभोक्ता को क्षति नहीं हुई है तो आप 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कारावास। लेकिन अगर उपभोक्ता को क्षति पहुंची और तो फिर भैया जो दंड है वो 3 लाख और 1 साल की कारावास। लेकिन अगर गंभीर चोट पहुंच गई तो भाई जुर्माना 5 लाख और 7 वर्ष की कारावास हो जाए और मृत्यु अगर हो गई तो 10 लाख और न्यूनतम 7 साल या फिर हम अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हैं दंड एवं उपचार के प्रावधान। ये बस मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आए बस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक हमने कह सकते हैं कि डिफरेंस निकाला है कि भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं आपको ये इस चार्ट की मदद से बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रेगुलेटर विनियामक। मैंने पहले ही बोला कि भाई 1986 वाले में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। ठीक है ना। यानी कोई विनियामक नहीं था, कोई पृथक रेगुलेटर। लेकिन अभी मैंने बोला कि भाई यहाँ पर कौन है, CCPA, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना की है। तो ये क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, ध्यान में रहे। ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात आती है कंज्यूमर कोर्ट की। अब कंज्यूमर कोर्ट में थोड़ा सा जो नियम है वो चेंज किए गए हैं। शिकायत कहाँ की जाती है, देखिए कंज्यूमर कोर्ट में अब आपकी जो कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता वाली जो है वो आपकी शिकायत कहाँ है। पहले क्या होता था कि वहां कराई जाती थी जहां पर विक्रेता का कार्यालय हुआ करता था। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपने सपोज करो किसी कंपनी का सामान खरीदा, अब कंपनी आपके एरिया में नहीं है, वो किसी और एरिया में रहती है, तो आपको वहां के कंज्यूमर कोर्ट में जाके शिकायत करनी पड़ती थी। ठीक है। लेकिन अब जो नियम है कि आप क्या कर सकते हो, जहां आप रहते हो यानी जहां आपके संग शोषण हुआ है यानी क्रेता, शिकायत वहां दर्ज कराई जा सकती है जहां ये क्रेता होगा, तो जहां क्रेता का निवास स्थान है, जिसने खरीदा है, तो आप वहां अपने निवास स्थान पे आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक। इसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी, अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था। उत्पादन की जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं था पहले दोस्तों। ठीक है ना। उपभोक्ता क्या कर सकता था, सिविल कोर्ट जा सकता था, लेकिन उपभोक्ता न्यायालय में नहीं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब हमने पहले बोला कि अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि उत्पादन की जिम्मेदारी यानी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी उत्पाद दायित्व के बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई वस्तु या सेवा से अगर हानि होती है तो आप वो क्या कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जिला स्तर पे पहले 20 लाख तक के मामले होते थे, राज्य स्तर पे 20 लाख से 1 करोड़, राष्ट्रीय स्तर पे 1 करोड़ से अधिक के मामले हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जिला स्तर पे 1 करोड़ के, राज्य स्तर पे 1 से 10 करोड़, राष्ट्रीय स्तर पे 10 करोड़ से ऊपर के। ठीक। ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ई कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम बनाए गए हैं। ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मध्यस्थता के लिए मैंने पहले बोला कि भाई कोई आ जाए और विवाद को बीच में ही सुलझा ले, तो मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन अब पहले से ही मध्यस्थताओं के लिए आप रेफरल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो न्यायालय में निपटान के लिए आप यार न्यायालय में जाने से पहले आप क्या करो, पहले ही बाहर अपना मामला सुलझा लो। तो ऐसे मध्यस्थता के लिए भी संस्थागत व्यवस्था की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है ना दोस्तों, जो उपभोक्ताएं हैं उनको सेवा के
उपभोक्ताओं और सेवाओं के क्रय में व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका आता है सुरक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ऐसे मालों, उत्पादों या सेवाओं या जीवन की संपत्ति के लिए असुरक्षित के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि आपके अधिकार ये हैं कि आपको ऐसे माल या उत्पाद या सेवाएं जो जीवन के लिए असुरक्षित हैं, उनके विपणन के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, आपको संरक्षित किया जाता है। तो उसके लिए आपको उनसे सुरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये है सुरक्षित का अधिकार। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सूचना का अधिकार। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत आपको दोस्तों वस्तुएं हैं या आपके उत्पाद हैं या सेवाओं की गुणवत्ता है, उनकी मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत के विषय में आपको सूचना प्राप्त करने का दोस्तों अधिकार है। ठीक है ना। तो ये आपका सूचना का अधिकार है। आप जान सकते हैं कि भाई दोस्तों कि यह जो प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। ठीक है ना, कि आपके लिए हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, आपकी इसकी गुणवत्ता कैसी, तो आपको इसको भी जानने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों वस्तुओं, सेवाओं की पर पहुंच का अधिकार। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि या देखिए दोस्तों, यानी आपका क्या होगा कि वस्तुएं हैं, चाहे उत्पाद हैं या सेवाएं हैं या सेवाओं पर आपको जो पहुंच है उसका दोस्तों आपको अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके पास जब भी संभव हो तो बीमा किए जाने का अधिकार होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं या सेवाएं हैं या उनकी प्रतिस्पर्धी कीमत है, तो उन पर आपको क्या होना चाहिए, पहुंच का अधिकार होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है सुने जाने का अधिकार। ठीक, सुने का जाने का अधिकार का मतलब ये है कि आपको इस जैसे आपके कोई भी कहने का मतलब आपके कोई भी विवाद हैं या डिस्प्यूट हैं, तो इनको सुने जाने का भी अधिकार होगा। आपको जो जिला फोरम है या आपके जितने भी ये जो सीसीपीए जो आयोग बने हुए हैं, इनमें आपकी सुनवाई होगी, आपको इनको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब सॉरी, इन लोगों को आपकी जो दलील हैं या बातें हैं इनको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सुने जाने का अधिकार। ठीक, इसके बाद संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, कि इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, जैसे अनुचित व्यापार है, व्यवहार है, या आपका कोई निर्बंधित व्यापार व्यवहार है। ठीक, या आपके सपोज करो कोई उपभोक्ताओं के अनैतिक दोहन है। ठीक है ना, जैसे आपके अपर जो उपभोक्ता को मतलब जो उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उपभोक्ताओं के अनैतिक दोहन के विरुद्ध आप अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है ना, तो यानी उनके विरुद्ध आपको क्या है, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। और इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या आता है, उपभोक्ता जागरूकता यानी शिक्षा का अधिकार। इसका आशय यह है कि भाई उपभोक्ताओं को उन योजनाओं और सूचनाओं तक पहुंच होनी चाहिए जिससे वे खरीदने से पूर्व और बाद में बेहतर निर्णय ले सकें। ठीक, तो ये है दोस्तों उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य। अब देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सॉरी कर्तव्य की। अभी तक हमने दोस्तों पढ़े थे कर्तव्य, अब सॉरी अधिकार, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके कर्तव्य। देखिए दोस्तों उपभोक्ताओं के क्या क्या कर्तव्य हैं। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता का ये कर्तव्य है या एक जागरूक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य, गारंटी को ध्यानपूर्वक समझकर ही उसको खरीदे। समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब ये है कि जो उत्पाद है पहले उसकी गुणवत्ता को देखे, उसमें जो मूल्य है अंकित यानी एमआरपी को भी देखे, गारंटी वारंटी इन सबको ध्यानपूर्वक समझकर ही किसी वस्तु को खरीदे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, और सबसे पहले उसको जितने भी श्रेष्ठ मानक है उत्पाद को ही खरीदना चाहिए। लाइक जैसे आईएसआई मार्क वाले या खाद्य पदार्थों में जैसे एग मार्क के जो मुहर वाले जो चीजें हैं उन्हीं को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। इसके बाद देखिए कोई भी अगर उपभोक्ता अगर वो जागरूक है तो उसको क्या करना चाहिए, बिल की मांग करनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप कोई भी खरीदी गई वस्तु है, उत्पाद है, उससे संबंधित आपको बिल की मांग करनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद अगर बिल नहीं मिलता है तो आपको उस चीज को क्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसके कर्तव्य हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को ही खरीदना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे उत्पाद मत खरीदो जिससे पर्यावरण को कोई हानि पहुंचे। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता सतर्कता संगठन बना सकते हैं जो सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए, जिससे भैया जो धोखाधड़ी की स्थिति में वो उचित फोरम में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें। तो दोस्तों ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986, 2019 उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं उपभोक्ता के कर्तव्य। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक थे या जितने भी इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे, ये आपकी दोस्तों अराउंड 40 मिनट की ये वीडियो है। इस 40 मिनट की वीडियो में दोस्तों आपके कम से कम 2 या 3 मार्क्स इसमें बन सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इससे नोट्स बनाइए, आप इससे एमसीक्यू बनाइए, ये आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।